हेलो एवरीवन। आज आप लोग के सामने एक न्यू टॉपिक है जो कि है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। और इसके बारे में इन डेप्थ जानेंगे। और बहुत लोग ने मुझे कमेंट भी किया था कि सर मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताने के लिए यहाँ पर हमें जावा के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसके बारे में बताने के लिए कि लैंग्वेज कोडिंग कैसे किया जाता है ये सब के बारे में बात करने के लिए। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है, क्योंकि ये जो अभी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो वीडियो है ये जो अभी मैं बना रहा हूँ, नेक्स्ट इसके बाद जो भी जितने भी वीडियोस आएंगे ये सारे वीडियोस आपकी जावा और पाइथन ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मैं कवर करने वाला हूँ। वो स्टेप बाय स्टेप पार्ट बाय पार्ट इसके बाद से वो आते रहेंगे। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज स्टार्ट में कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। पहला तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जहाँ पर हम लोग इंसान अपना खुद का लॉजिक को कोई एक लैंग्वेज में लिख के और ये कंप्यूटर को समझाता है कि आपको ये काम करना है, या फिर कोई भी स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है कि उस काम को बार बार वो रिपीटेडली वो काम को कर सकता है या फिर काम करवा सकता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही आजकल के दिनों में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। आजकल कंप्यूटर अगर लैंग्वेज अगर आपको पता है तो आप कुछ भी चीज़ें खुद से एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं या फिर कोई भी वेबसाइट आप डेवलप कर सकते हैं। ये जितने भी सारे जो भी चीज़ें जो अच्छी अच्छी सारे दिखते हैं या फिर लिखते हैं हम लोग जो भी है, उनके पीछे जो बैकएंड में है उनका उसके बैकएंड में बहुत ज़्यादा कोडिंग की हुई रहती है। और ये जो कोडिंग्स होती है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आती है। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या है। पहला तो हम लोग पहले जानेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने टाइप की ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। पहला तो ये दो टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि जिसे हम लोग कैटेगराइज किए हुए हैं। पहला होता है एक लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में दो तरीके की आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। पहला एक होता है मशीन लैंग्वेज जिसे हम लोग फर्स्ट जनरेशन कहते हैं या फिर फर्स्ट जीएल कहते हैं इसे। इसके बाद फर्स्ट लैंग्वेज जनरेशन लैंग्वेज किसे कहते हैं, जीएल मतलब जनरेशन लैंग्वेज। तो इसमें आप देख सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहला लो लेवल है, इसके बाद हाई लेवल है, उसके बाद आया है लो लेवल में फर्स्ट जनरेशन आया, उसके बाद आया आपका सेकेंड जनरेशन, हाई लेवल में आपका आया थर्ड जनरेशन, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन आया। तो पहला तो लो लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी आती है, मशीन लेवल और असेंबली लैंग्वेज। सेकेंड में जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें आप तो जानते हैं जिसमें जैसे कि आपका सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, आपके जितने भी रूबी हो गया, और उसके बाद लारावेल हो गया, एच टी एम एल हो गया, आपके जितने भी सी शार्प हो गए, या फिर बहुत सारे विजुअल बेसिक हो गए। ये बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज हैं जितने भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर में आती है। जो कि अगर कंपैरिजन देखा जाए, मशीन लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस हैं जो कि एकदम पहले जब कंप्यूटर आया उसमें प्रोग्रामिंग की जाती थी और ये इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती थी। ये बहुत ज़्यादा इनके कंपैरिजन में यहाँ पर आया आपका सेकेंड हाई लेवल लैंग्वेज में आपकी लॉजिक। यहाँ पर ज़्यादातर लॉजिक यहाँ पर यूज़ नहीं होती थी, यहाँ पर जितने की यूज़ होती है एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेजेस में। तो आप ये समझ रहे हैं कि क्या है नेचुरल लैंग्वेज जो कि 5 जनरेशन की लैंग्वेज है। आगे चल के देखते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज होता क्या है। लो लेवल लैंग्वेज में जहाँ पर हम लोग को अंडरस्टैंडिंग अनअंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज ये होता है जो कि कंप्यूटर क्या करता है डायरेक्टली खुद को ये समझने के लिए ट्राई करता है। और जहाँ पर मशीन लेवल लैंग्वेज आती है वहाँ पर क्या होता है ना कि आपकी ये ज़्यादा और कुछ समझता ही नहीं है, जो कि 0 और 1 के अलावा कुछ भी नहीं समझ में आता है इसको। क्योंकि आपको पता होगा कंप्यूटर बाइनरी डिजिट के अलावा कुछ भी उसको समझ में नहीं आता है। ना कि आप ए लिखिए बी लिखिए वो कुछ उसको समझ में नहीं आते, ओनली उसे 0 और 1 ही समझ में आती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ओनली जो जितने भी सारे मतलब लैंग्वेजेस हैं ये डायरेक्टली अंडरस्टैंड करने के लिए मशीन लैंग्वेज को यहाँ पर लाया गया, जो कि फर्स्ट एग्जीक्यूशन और स्पीड और इसके एफिशिएंसी मेमोरी के चलते कि जिसको मेमोरी सबको एफिशिएंट वे में यूज़ कर सके, इसीलिए आपका पहला जो लैंग्वेज आया, क्योंकि इसे फास्ट काम करवाना था इसीलिए। इसके बाद आते हैं मेरिट्स। इसमें डायरेक्टली प्रोसेसर क्या करता है इसे समझ सकता है कि
एग्जीक्यूशन के टाइम में प्रोग्राम और यहाँ पर जो हम लोग लिखते हैं लैंग्वेज, इसे ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 0 और 1 में ही होती है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये ज़्यादातर लार्ज जो नंबर है इसकी मेमोरी, लार्ज नंबर ऑफ मेमोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी डिमेरिट्स क्या है, इसमें डिमेरिट्स ये था कि मतलब फर्स्ट जनरेशन की जो लैंग्वेज थी उसमें क्या था, इंस्ट्रक्शन और जहाँ पर 0 और 1 छोड़ के कुछ भी नहीं होता था, तो इसीलिए थोड़ी सी यहाँ पर डिफ़िकल्ट होती थी काम प्रोग्रामिंग करने के लिए। इसके बाद क्या हुआ, इसका जो भी लैंग्वेजेस हैं वो टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत ज़्यादा टाइम लेती थी। पहले की जितने भी प्रोग्राम होते थे बहुत टाइम लगता था उसे प्रोसेस होने में, जो कि अभी के प्रोग्राम में इतने टाइम नहीं लगती है। तो आप समझ रहे हैं इसकी डिमेरिट। तो इसके बाद आती है कि इसका डिफ़िकल्ट और एरर फाइंडिंग और या फिर डिबगिंग बोलिए, कि मतलब कहीं पर भी प्रोग्राम में अगर गलती है उसे ढूंढना, या फिर कहीं पर एरर आ गया उस चीज़ को ठीक करना, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था पहले ज़माने के जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे। यहाँ पर क्या होता है, ये क्या करता है, यहाँ पर जो एक्सपर्ट होते थे वही इसे ठीक कर पाते थे और वही इसे यूज़ कर सकते थे, अदरवाइज सबको इसे प्रोग्रामिंग को यूज़ नहीं कर सकते थे। इसके बाद सेकेंड में आती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में ये क्या होता है, ये एक लो लेवल लैंग्वेज ही है जो कि डिज़ाइन और प्रोग्राम किया गया इसके बाद ये आई, लेकिन ये सेकेंड लेवल की लैंग्वेज है, सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज है, जो कि हार्डवेयर को स्पेसिफिकली जानने के लिए और हार्डवेयर को काम कराने के लिए ये लाया गया, जहाँ पर मैनी कॉमिक्स कोड और सिंबॉलिक, जहाँ पर सिंबॉलिक ऑपरेशन कोड, जैसे कि ऐड जो आया आपका, ऐड का मतलब एडिशन होता है, जहाँ पर 0 और 1 के जगह में ये चीज़ एडिशन, ये सारी चीज़ों को लाया गया कि कैसे काम करवा सकते हैं कोई भी आपके स्पेसिफिक हार्डवेयर को। तो यहाँ पर जो मशीन कोड है उसको असेंबलर के थ्रू यहाँ पर कन्वर्ट किया जाता था, जो प्रोग्राम है वो कन्वर्ट कौन करता था, मशीन कोड असेंबलर के थ्रू ये कन्वर्ट करवाता था। जो इसका रिजल्टेंट प्रोग्राम है वो क्या करता था, रेफर करता था ऑब्जेक्ट कोड के बिहाफ पर। तो यहाँ इसका मेरिट्स क्या था कि ये इजी था फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज के हिसाब से, और ये क्या था, ये मोनोकॉमिक्स कोड था, जो कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड, ये सारे मतलब चीज़ें यहाँ पर डायरेक्टली और इजीली कर सकते थे, जो कि फर्स्ट जनरेशन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। ये फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज से ये फास्ट भी था, जो कि सेकेंड जनरेशन की जो लैंग्वेज है इतनी फास्ट नहीं होती। इसके बाद आती है आपकी एरर, जो कि एरर यहाँ पर आइडेंटिफाई करना इजी था फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले, जो कि यहाँ पर इजी उतना नहीं था। जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डिबग करना भी थोड़ा सा इजी हो गया, जो कि फर्स्ट जनरेशन में नहीं होता था। क्योंकि ये देखिए, कोई भी जो भी एरर्स होती है या फिर प्रॉब्लम्स होती है, ये सारे प्रॉब्लम्स जब आती है उसके बाद ही हमें उसकी सॉल्यूशन पता चलती है, या फिर उसके बाद हम लोग उस सॉल्यूशन को ढूंढते हैं। तो ये धीरे धीरे ये यहाँ पर खुद को अपडेट किया गया लैंग्वेज में। तो इसके बाद इसकी डिमेरिट्स क्या थी, इसे डायरेक्टली हम लोग ज़्यादा इसको समझ नहीं पाते थे, कंप्यूटर इसे नहीं समझ सकते थे, इसके लिए इसे ट्रांसलेटर की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती थी सेकेंड जनरेशन में। यहाँ पर हार्डवेयर ये डिपेंडेंट लैंग्वेज, हार्डवेयर डिपेंडेंट लैंग्वेज, और प्रोग्राम क्या करता था कि कोई भी अगर कंप्यूटर के आर्किटेक्चर है उसको वो सॉल्व कर सकता था, अगर वो आर्किटेक्चर अगर बना हुआ है तो, नहीं तो नहीं कर सकता था। इसके बाद आती है कि मशीन, ये डिपेंडेंट होता था ये सारे लैंग्वेज, अगर उस मशीन में है ये दूसरे मशीन में नहीं चल सकती है, ये डिपेंडेंट होती थी ये मशीन के ऊपर, ये हर जगह नहीं काम कर सकती थी। तो इसीलिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम करती थी या फिर इशू जनरेट करती थी। तो प्रोग्राम जो होता है ये थोड़ी बहुत ये इजी होती है, और साथ में कॉम्प्लेक्स इसे नहीं बोल सकते, क्योंकि ये समझने वाले के ऊपर है कि ये कैसे उसे इंटरेस्ट उसे लगता है, या फिर कितने इंटरेस्ट से वो पढ़ रहा है, ये कर रहा है, या फिर प्रोग्रामिंग में उसे कितना इंटरेस्ट है। इसके बाद आती है सेकेंड पॉइंट, जो कि है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपकी यहाँ पर ह्यूमन की जो लैंग्वेज है, जैसे कि इंग्लिश वर्ड्स हो गए, या फिर मैथमेटिकल वर्ड्स हो गए, या फिर नोटेशन हो गया मैथमेटिकल, जिससे जो सिंबल्स हो गए, ये सारी चीज़ों को लेके एक ऐसा ऐसा लैंग्वेज बनाया गया जो कि इजी हम लोग उसे सीख सकते हैं, इजी टू हम लोग उसे कम टाइम में उसे हम लोग सीख सकते हैं,
कम टाइम में उसका एरर को हम लोग निकाल सकते हैं। इसे हाई लेवल इसलिए लैंग्वेज कहा जाता है क्योंकि ये कन्वर्ट होता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि इसे कन्वर्ट करना पड़ता है पहले, क्योंकि ये हमारे अपने लैंग्वेज में पहले तो हम लोग कोड लिखते हैं, उसके बाद वो कन्वर्ट होती है मशीन लैंग्वेज में, जो कि ये डिफरेंट दो लैंग्वेज या फिर ट्रांसलेटर प्रोग्राम जैसे कि जिसे हम लोग इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर भी कहते हैं, जो कि मतलब यहाँ पर हमें हेल्प करती है कि कन्वर्ट करने के लिए। आगे चल के देखते हैं। यहाँ पर पहला तो जो आप देख सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में जो यहाँ पर कैटेगराइज किया हुआ है, जो कि थर्ड जनरेशन की जो प्रोग्राम है, यहाँ पर जो मेथडोलॉजी यूज़ की हुई है ये मॉडल किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक टास्क यहाँ पर एक साथ काम करवा सकते हैं, या फिर आप कुछ अपना लैंग्वेज में आप कोई भी चीज़ों प्रोग्राम को या फिर लॉजिक को यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर उससे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इन सब प्रॉब्लम को या फिर कोई भी अगर आपको काम करना है या फिर काम करवाना है या फिर कोई भी चीज़ बार बार आपको रिपीटेडली करवाना है, तो यहाँ पर हम लोग कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे, जैसे कि आपकी हो गई सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, विजुअल बेसिक हो गया, एटसेट्रा। ये बहुत सारे लैंग्वेज ऐसे हैं जो कि चलते हैं। तो इसका मेरिट्स क्या था, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल था, ये प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज होती थी जो कि बहुत ज़्यादा ईजी होती थी सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर प्रोग्रामर को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कंप्यूटर इसे समझता था खुद ब खुद। यहाँ पर कहीं पर अगर गलती भी होती थी, यहाँ पर इजीली यहाँ पर प्रोग्राम में अगर एरर है तो उसे खोज भी सकते थे। इसकी डिमेरिट्स क्या है, ये इजी तो है बट ये हाई प्रोसेसर इसकी और हाई मेमोरीज की ज़रूरत पड़ती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। यहाँ पर मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। यहाँ पर ट्रांसलेट या फिर जब तक इसको एग्जीक्यूट के लिए कभी कभार ये ज़्यादा टाइम लगता है, नहीं तो कभी कभार फास्ट भी चलती होती है। इसके बाद आती है प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज जिसे फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो आउटपुट होती थी वो डिस्क्राइब क्या करते थे डेटा के ऊपर, डेटा को कैसे मैनिपुलेट करें या फिर डेटा को कैसे हम लोग रिजल्ट में दिखाए एज पर हम लोग की जैसी क्वेरीज है, जो यहाँ पर ये थर्ड जो जनरेशन है वहाँ पर ज़्यादातर नहीं होती थी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर डेटाबेस क्वेरीज लैंग्वेज, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल, पर्ल हो गया, PHP हो गया, पाइथन हो गया, रूबी हो गया, SQL हो गया, ये सारे डेटा सेंट्रिक लैंग्वेज है जो कि यहाँ पर डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, डेटा को लेके जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट करके घुमा सकते हैं, जैसे चाहे वैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि फोर्थ जनरेशन जो लैंग्वेज है वो स्पीड को बढ़ाया, प्रोग्राम की डेवलपिंग जो पावर है उसको बढ़ाया, मिनिमाइज किया एफर्ट, जो जितने भी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन है उसको मिनिमाइज कर दिया कि कितने इजीली हम उसे काम कर सकते हैं, कैसे काम करवा सकते हैं, इंफॉर्मेशन को कैसे हम लोग जैसे हम लोग की रिक्वायरमेंट है कैसे हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर और एक चीज़ है कॉन्सेप्ट, जो कि एरर जो प्रॉब्लम होती थी, जहाँ पर अगर गलती हो जाता था, क्योंकि एक इंसान है अगर कभी भी प्रोग्राम लिख रहा है तो गलती हो सकती है, तो यहाँ पर एरर को भी यहाँ पर ठीक करना, जो ठीक कर सकते हैं उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जो कि ये पहले के जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसमें पॉसिबल नहीं थी। इसका जो मेरिट्स क्या था कि हमने इतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी इसके लिए कि प्रोग्राम को लिखे कैसे कैसे। आपके पास अगर लॉजिक है और आपको पता है कि प्रोग्रामिंग कैसे लिखनी है तो आप लिख सकते हैं। इसके डिमेरिट्स क्या है, ये ईजियर तो है बट यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पर ज़्यादा मेमोरीज की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पर एग्जीक्यूट होने से पहले यहाँ पर ट्रांसलेट होना ज़रूरी है, तब जाके ये यहाँ पर आपकी प्रोसेस होगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ पर पहला चीज़ देखते हैं, पहला जो लैंग्वेज है उसे जावा बोलते हैं। जावा 20 साल पहले आई है आज से, जो कि पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए 500 कंपनियां, जो कि 90% जितने भी 500 फॉर्चून कंपनी होती है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, उन सारे में 90% इसकी जावा बैकएंड में यूज़ होती है, जो कि सर्वर साइड लैंग्वेज हो या फिर बैकएंड डेवलपमेंट में यूज़ होता है। जहाँ पर एंड्रॉयड ऐप भी जितने भी हैं, बहुत सारे ऐप हैं जो आपकी जावा बेस्ड है। और इसके बाद सेकंड में आती है पाइथन। पाइथन बहुत ही जनरल पर्पसिंग लैंग्वेज है, जो कि आप ये सारे सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं इसमें। स्पेसिफिकली कंप्यूटर डेटा माइनिंग इसमें हम लोग कर सकते हैं, मशीन लर्निंग यूज़ हो सकता है इसमें पाइथन में।
पाइथन में मशीन लर्निंग और डेटा माइनिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप लोग चाहें, अगर कमेंट करें कि आपको डेटा माइनिंग या फिर मशीन लर्निंग के ऊपर आपको अगर जानना है तो ज़रूर यहाँ पर बताएंगे और वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ज़रूरत है, जानना है कि मशीन लैंग्वेज के बारे में या फिर मशीन लर्निंग के बारे में, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा इसके ऊपर। तो इसके बाद आती है आपकी ग्रोथ और डिमांड। मशीन की जितने भी आपकी डिमांड है उसके ऊपर अभी के टाइम में ज़्यादातर जो यूज़ हो रही है वो है पाइथन। पाइथन क्योंकि लार्ज जितने भी जावा में जैसे यूज़ हो रहे हैं वैसे ही आपकी पॉपुलैरिटी पाइथन में है। इसके बाद आती है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट यहाँ पर ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि आपके सर्वर में पहले लिखा जाता है। ये सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि फ्रंट एंड में नहीं बैक एंड में यूज़ होता है, या फिर सर्वर में लिखने के बाद ही इसका आप रिजल्ट देख सकते हैं, अदरवाइज इसे नहीं देख सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म इसकी नेचर होती है और ये बहुत वाइडली प्रोग्राम यूज़ होता है, जो कि यहाँ पर इजी हम लोग लर्न तो कर सकते हैं और ब्राउज़र को भी, ये ब्राउज़र के थ्रू हम लोग इसका जितने भी एग्जाम्पल है इसे हम लोग चेक कर सकते हैं। तो इसके लाइब्रेरी में जैसे कि आपका jQuery हो गई, फ्रेमवर्क हो गई, रिएक्ट हो गया, इसके बाद एंगुलर JS हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इसके बाद आती है आपकी C++ और C#। आप लोग ने सुना होगा कि ये C++ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ये बहुत पहले से आई हुई है, जो कि C जो प्रोग्राम है C प्रोग्राम के ऊपर ऑलरेडी ये आई है, और ये C पहले आई थी, नेक्स्ट आपकी C++ आई थी। C++ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड है, और जो कि यहाँ पर आप बहुत सारे ऐसे जगह हैं जैसे कंप्यूटर साइंस में हम लोग अभी पढ़ते भी हैं, और 11th क्लास और या फिर 12th में ज़्यादातर पहले हम लोग पढ़ते थे। और इसके बाद आती है C# के बारे में। C# भी आपकी C# जो है वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू डेवलप की गई है। ये माइक्रोसॉफ्ट .NET प्लेटफॉर्म में काम करती है, और C# जो है ये बेस्ड आपकी C++ के जैसे ही है, बट ये वीडियो गेम डेवलपमेंट के लिए या फिर कोई भी वीडियो गेम डेवलप करने के लिए हम लोग ज़्यादातर C# का यूज़ करते हैं या फिर C++ का यूज़ करते हैं। जो ये ये C++ का एडवांस वर्जन है आपकी C++, जो कि हेल्प करती है हमें यूज़ करने के लिए कि कोई कैसे भी आप वीडियो गेम बना सकते हैं। तो इसके बाद आती है आपकी PHP जो है ये भी आपकी बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, जो कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो फुल्ली वर्ल्ड वाइड आप यहाँ पर यूज़ भी होता है। और अगर आप देखें तो विकिपीडिया, फेसबुक या फिर कोई भी आपके जितने भी बड़े बड़े साइट्स हैं वो PHP कोड को प्रेफर करते हैं वेब के लिए। जैसे कि वेबसाइट अगर बनाना है तो उसकी बैकएंड में कैसे कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लिखना है, तो ज़्यादातर प्रेफर अभी के टाइम में करते हैं PHP को यूज़ करते हैं, जो कि हेवीली स्पेशलाइज्ड होती है, वेब के लिए स्पेशलाइज्ड होती है। तो अब इसके बाद आती है रूबी भी एक डायनेमिक जनरल पर्पस लैंग्वेज है जो कि डिज़ाइन की गई थी 1990 में, जहाँ पर आप जितने भी इसके सिंटेक्स हैं या फिर जो लिखे हुए ये ह्यूमन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। मल्टीपल आपकी जैसे पैराडिग्म्स हो गया, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, फंक्शंस है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है रूबी, जो कि यूज़ होती है। बट इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड में कितने सारे लैंग्वेज हैं और कैसे ये यूज़ होते हैं अभी के टाइम में। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो अभी पाइथन है, जो एक फर्स्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2020 में सबसे ज़्यादा जो यूज़ हुआ है वो है पाइथन। नेक्स्ट आप देख सकते हैं उसके बाद है जावा आपकी, यहाँ पर अब जावा, उसके बाद है जावा स्क्रिप्ट, उसके बाद C++, उसके बाद C#, उसके बाद है PHP, उसके बाद है पर्ल। तो अब यहाँ पर आप ऐसे आप समझ सकते हैं कि अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कितनी ज़्यादा डिमांड है। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर आप लोग को ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, और कमेंट करके मुझे अगर आप लोग को नई कोई टॉपिक में अगर आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए, जैसे डेटा माइनिंग हो गया या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, आप लोगों को किसी के बारे में जानना है तो ज़रूर कमेंट करके बोलिए, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए कि मेरा वीडियो को आप जल्दी से जल्दी देख पाएँ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।